हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जब तैयारी कर ही रहे हैं तो इतनी शिद्दत के साथ कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि न सिर्फ आप सफल हो बल्कि एक अच्छे रैंक से सफल हो। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, वो आज के वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, रैंक अच्छा लाना क्यों ज़रूरी है। अब इसमें भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि केवल अभी सफल ही हो जाए उतना ही काफ़ी है हमारे लिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पहले पता होता है, तो हमारे प्रयास भी उसी दिशा में होते हैं ताकि आगे चल कर के हमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत न आए। ठीक है? तो आज के वीडियो में जानेंगे क्यों ज़रूरी है हमें अच्छा रैंक लाना। देखिए, अगर हम ये सोचते हैं कि कट ऑफ इतना जाता है, हम कट ऑफ के पास ही किसी भी तरह से पहुँच जाएँ, ठीक है? जितना हम सोचते हैं उससे हमेशा कम ही आता है, ये तो हमेशा मान के चलिए आप, ठीक है? और जो बच्चा एकदम कट ऑफ के पास रहता है, एकदम कट ऑफ तक उसका नंबर होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यदि मान लीजिए किसी सब्जेक्ट का कट ऑफ 92 तक गया है, 92 क्वेश्चन तक गया है और 92 बहुत सारे लोग पाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग, जितने भी लोग 92 पाए हैं, सबका सिलेक्शन हो ही जाएगा। सीट, जहाँ तक सीट खाली रहेगा वो भर लिया जाएगा, बाद के जो भी 92 पाए हैं, उनको हटा दिया जाएगा। और ये कैसे होता है? डेट ऑफ बर्थ के आधार पे इसको कर दिया जाता है। ठीक है? जो ज़्यादा उम्र का व्यक्ति रहता है, उसको पहले वरीयता दिया जाता है और उसके बाद वाले व्यक्ति को बाद में वरीयता दिया जाता है। ठीक है ना? जब रिज़ल्ट आएगा, जब मार्क्स दिखाया जाएगा, तो उसमें आप देखेंगे कि एक ही नंबर पे 100-100, 150-150 बच्चे जो होते हैं, एक ही नंबर पे होते हैं। तो उनका क्रम जो होता है, उनका रैंक जो होता है, वो आगे-पीछे कैसे होता है? डेट ऑफ बर्थ के द्वारा उनका रैंक जो है आगे-पीछे हो जाता है। जो ज़्यादा उम्र का रहता है, उसको पहले वरीयता दिया जाता है, जो उससे कम उम्र का होता है उसको बाद में वरीयता दिया जाता है। ठीक है? तो देखिए, हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अच्छा रैंक लाएँ। अच्छा रैंक लाने का सबसे पहला फ़ायदा तो यही होता है कि आपको छँटने का डर नहीं होता है। एकदम यदि हम कट ऑफ तक पहुँचे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, हो सकता है वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाए, तो वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है? बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, तब जाके उनका क्लियर होता है। ठीक है? और कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग वेटिंग लिस्ट में आए हैं, सबको नियुक्ति करा ही दी जाए। तो रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं। जब हम तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा-सा और मेहनत, थोड़ा-सा और प्रयास कर लें कि हमें कहीं से किसी भी प्रकार का रिस्क लेने की आवश्यकता ना हो। ठीक है? और दूसरा ये फ़ायदा होता है कि जब आप एग्ज़ाम दे के आएँगे, ठीक है? आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा पीडीएफ में, उसके बाद आपको ऑनलाइन काउंसलिंग होगी आपकी, आपको 5 कॉलेज लॉक करने का ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको जो भी कॉलेज आपको चाहिए, कि आप जहाँ चाहते हैं हमारी नियुक्ति हो, आप अपना मनपसंद कॉलेज चॉइस कर सकते हैं, 5 कॉलेज, ठीक है? तो जब हमारा रैंक बढ़िया होता है, यानी कि यदि या तो टॉप में है या तो बीच में है तो भी ठीक है। अगर रैंक अच्छा है, तो हम जो कॉलेज चाहते हैं अपने क्षेत्र का, अपने घर के पास, अपने फैमिली के पास, ठीक है? वही कॉलेज हमको अलॉट हो जाता है। मान लीजिए अगर आपका रैंक पीछे है और आपको 5 कॉलेज चॉइस करने के लिए दिया जा रहा है, तो आप अपना मनपसंद अपने घर के आस-पास अपने अ, क्षेत्र में ही अगर आप अपना कॉलेज डाल देते हैं और आपके ही क्षेत्र में अन्य लोग जो है क्वालीफाई किए हैं, वो आपसे अच्छा रैंक लाए हैं, तो पहले वो भी अगर वही कॉलेज डाल दिए हैं, तो पहले उनको वरीयता दिया जाएगा, उसके बाद आपको वरीयता दिया जाएगा। तो अधिकतर संभावना यही होता है कि अगर आपका रैंक बढ़िया है, तो जो कॉलेज आप डालेंगे पहले पाँचों में, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला नहीं खाली होगा, दूसरा मिल जाएगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा मिल जाएगा, ठीक है? उसमें से ही अलॉट कर दिया जाता है। यदि ऐसी स्थिति बन जाती है कि रैंक आपका पीछे है, आपने 5 कॉलेज अलॉट कर दिया, लेकिन आपसे अच्छे रैंक वाले ने भी वही कॉलेज अलॉट कर दिया है और उसमें पाँचों में से आपको कोई कॉलेज नहीं मिल पाया, ठीक है? तो आपको कॉलेज तो मिलेगा लेकिन कहीं दूर भेज दिया जाएगा। किसी को 800 किलोमीटर मिल जाता है, 1000 किलोमीटर मिल जाता है, मतलब बहुत दूरी पे कॉलेज मिल जाता है और नौकरी करने का सुख तो तत्काल समझ में आता है, अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही हम नौकरी करना शुरू करते हैं, फैमिली से दूर हो जाते हैं, खास करके जो महिलाएँ हैं, ठीक है? फैमिली कहीं और, हस्बैंड कहीं और है, बच्चा कहीं और है, ये जॉब कहीं और कर रही है, बार-बार छुट्टी मिल नहीं पाता है घर जाने का, ठीक है?
तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं और नौकरी तो कर रहे होते हैं लेकिन वह सुकून नहीं मिल पाता है, वह आनंद नौकरी करने का जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो दिमाग में यही आता है कि पहले हम नौकरी के लिए परेशान थे, अब हम ट्रांसफ़र के लिए परेशान हैं। बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि चलो लग जाएगा एक बार ट्रांसफ़र करा लेंगे। तो ट्रांसफ़र का प्रोसेस भी इतना आसान नहीं होता है। पहली बात तो जल्दी होता नहीं है। यदि किसी भी तरह हम सोर्स लगा के ट्रांसफ़र करवाते भी हैं, तो आप मान के चलिए 3 से 4 लाख रुपए लगभग आपके ट्रांसफ़र में लग जाते हैं। तो इन सब से यदि बचना चाहते हैं, तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि हमारा रैंक हमें न सिर्फ़ पास करना है बल्कि हमें रैंक भी अच्छा लाना है। ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैंने ऐसा व्यक्तिगत अनुभव किया है, हमारे साथ पढ़ाने वाली बहुत सी मैडम हैं, बहुत सारी लेडीज़ महिलाएँ हैं, जो कि जॉब कर रही हैं, वो अपनी फैमिली से दूर हैं और मैं देखती हूँ वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं, कभी तबीयत ख़राब हो गया तो कोई देखने वाला नहीं है, बिल्कुल अकेली पड़ जाती हैं। तो नौकरी तो कर रही हैं लेकिन वो आनंद नहीं मिल पाता है। और इतना जल्दी ट्रांसफ़र हो भी नहीं पाता है। कुछ लकी लोग होते हैं जिनका हो जाता है, लेकिन काफ़ी पैसे खर्च करने के बाद होता है। तो इन सब झंझटों से बचना चाहते हैं, आप पहली बार में ही अपना मनपसंद कॉलेज पाना चाहते हैं, अच्छा रैंक होगा, तो बिल्कुल आपके घर के आस-पास ही जो माध्यमिक कॉलेज है, वहीं आपको अलॉट कर दिया जाएगा, वही डालेंगे, वही आपको मिल जाएगा। यदि मेरी बात करें, तो मेरा 393 रैंक था टीजीटी इंग्लिश 2021 में। ठीक है? उस समय लगभग 1700 सीट थे इंग्लिश के और जिनमें 393 रैंक पे था और हमसे ऊपर वाले लगभग 150 लोग ऐसे थे, जिनका जो मार्क्स था वो मेरे ही सेम मेरे ही बराबर था। लेकिन चूँकि उनका एज ज़्यादा था इसलिए उनको ऊपर कर दिया गया था। तो इस तरह से रैंकिंग की जाती है और मैंने जो कॉलेज फर्स्ट नंबर पे अलॉट किया डाला था ऑप्शन में वही कॉलेज मुझे अलॉट हो गया था। ठीक है? तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं बता रही हूँ ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम का सामना, कोई समस्या ना आए। ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अच्छा रैंक लाने में बहुत सारी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे बहुत बार हम क्या करते हैं, हम बहुत अच्छे से मेहनत किए होते हैं, सब कुछ पढ़े होते हैं, ढेर सारा प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, तो बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिनकी वज़ह से हमारा जो मार्क्स होता है वो घट जाता है। आप जब एग्ज़ाम दे कर के आएँगे और एक पॉइंट से कुछ पॉइंट से अगर छँटते हैं, उस समय हमें एक-एक क्वेश्चन का, एक-एक नंबर का महत्व हमें समझ में आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जल्दीबाज़ी में हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूछा जाता है कुछ और हम जवाब किसी और चीज़ का दे के चले आते हैं। ठीक है ना? जैसे मेरे टाइम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे ख़्याल से वर्ड्सवर्थ का था कि ये लाइन किसके बारे में कहा गया है? और मैंने उसे ध्यान से नहीं देखा और फटाक से मैंने टिक लगा दिया, यह लाइन किसने कहा है? जबकि ये नहीं पूछा गया था ये लाइन किसने कहा है? यह लाइन किसके बारे में कहा गया है? और गलती हो गया वहीं पे, नहीं तो एक क्वेश्चन और सही हो जाता। तो इस तरह की गलतियाँ भी होती हैं, छोटा-छोटा मिस्टेक होता है जो हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, जल्दीबाज़ी में गलत करके चले आते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम देने के बाद जब कुछ नंबरों से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन से हम रह जाते हैं, तब हमें उसका अंदाज़ा होता है और फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। तो बेस्ट तरीका यही है कि अपनी तरफ से 100% दीजिए। अभी आपके सामने जो लक्ष्य है बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि अप्रैल महीने में आपका एग्ज़ाम जो है वो करा लिया जाएगा और जितना भी टाइम बचा हुआ है, आप पूरा का पूरा पूरी क्षमता जो है, अन्य गैर ज़रूरी चीज़ों को हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, पूरी क्षमता लगा दीजिए। थोड़ा-सा मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा-सा और मेहनत कीजिए। ये नहीं कि कट ऑफ 100 तक जाता है या 92 तक जाता है, तो हमें उतना ही पाना है। 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आगे बढ़ा के टारगेट रखिए कि हमको इतना पाना है। बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आता है कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन जो है वो कम आ रहा है, तो क्या किया जाए इसके लिए? तो बेस्ट तरीका यही है कि जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहा है, उन पे फ़ोकस कीजिए, एकदम उनके पीछे पड़ जाइए कि जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहा है, आखिर में ये किस टॉपिक से पूछेगा जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है? उस क्वेश्चन को अलग से नोट कीजिए, उस क्वेश्चन का सोर्स खोजिए, ये पूछा कहाँ से गया है, उसको रटिए, ठीक है? तो यही चीज़ है यही तरीका होता है अपने स्कोर को बढ़ाने का। फिर अगली बार जब उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगा तो आप उसको बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? एक्यूरेसी तभी आती है जब हम बार-बार किसी चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं, ढेर सारा प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, ठीक है? और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यही मेरे पास प्रैक्टिस सेट हल करने का बुक है तो क्या दूसरा लेना ज़रूरी है? तो कम से कम 2-3 प्रैक्टिस सेट अगर लगा लेते हैं तो इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि इससे आपको एग्ज़ाम में लाभ ही मिलेगा, ठीक है? तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो का मकसद यही था कि कोशिश करें रैंक बढ़िया आए, रैंक बढ़िया आएगा तो आपको कहीं इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप फैमिली में रह कर के फैमिली भी सँभाल सकते हैं, फिर अपने घर के पास ही रह कर के अपना जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा,
उसमें आप जॉब आसानी से कर सकते हैं। बाद का झंझट नहीं रहेगा कि ट्रांसफ़र कराओ, पैसे खर्च करो, इस तरह का झंझट कोई भी नहीं रहेगा और छँटने का बिल्कुल चांस नहीं रहेगा। यदि बॉर्डर पे रहते हैं तो बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पे हैं तो हम सेलेक्ट हो ही जाएँ, ठीक है? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और कोई भी चीज़ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।